आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 में जो नया एनसीईआरटी का कोर्स लागू हुआ है उसकी प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.1 तक की यदि आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 3.2 के अंदर बेसिक क्या चाहिए, मतलब सामान्य क्या चीज़ जो हमें जरूरी है। तो 3.2 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो तो हमने 3.1 के अंदर जो ग्राफीय विधि पढ़ी थी कि पहले दो समीकरणें बनानी है, फिर उनको सोल्व करके उनको ग्राफ में दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो है वही, तो उसके लिए तो जो हम पहले पढ़ रखा है वही हमारे काम आने वाला है। अब यदि बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन है उनके लिए हमें एक सारणी बनानी है, तो वो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पढ़ने के बाद बनाएंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण है ना, उनके क्या बनाने हैं, युग्म, मतलब कि हमें समीकरणें बनानी है और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यही हमने 3.1 में पढ़ा है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, तो अब हम पहला पॉइंट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, तो ये तो हो गई स्थिति फर्स्ट कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10। दूसरी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने एक चीज देखी कि 3.1 के अंदर हमें ज्ञात कुछ नहीं करना था, सीधा समीकरण बना के उनका ग्राफ बना के देना था, लेकिन इसके अंदर हमें लड़के और लड़कियों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ बनाना है और ग्राफ में एकदम आसानी से वो हम बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे और फिर लिखेंगे हम स्थिति सेकंड। तो पहले मान लिया हमने, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। अब इसके हिसाब से पहली कंडीशन है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो मतलब लड़के और लड़कियां प्लस लड़के मिला के कुल कितने हैं, 10। तो ये हमारी समीकरण बन गई एक। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो मैं बोल दूं x लड़कियां बराबर है y लड़के। बराबर है क्या, आप बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो अब क्या करोगे, ये दोनों बराबर तो है नहीं, ये तो पहले से 4 ज्यादा है। पहले से कितना ज्यादा है, लड़कियां पहले से 4 ज्यादा है। यदि मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, या तो इसमें से 4 घटाऊंगा या फिर इसमें 4 जोड़ूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 4 जोड़ देता हूं। अब ये दोनों बराबर है, लड़कियां x लड़के y प्लस 4, क्योंकि प्रश्न वाले ने बोला था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़के 4 कम थे, मैंने बराबर लिखा तो बराबर थे नहीं, इसलिए मैंने इनमें 4 जोड़ दिया। अब इस समीकरण को बना लेते हैं, ये x ये y इधर प्लस का इधर आके माइनस का और बराबर क्या बचा 4। तो ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरणें बना ली हमने। अब हमने कल पढ़ा था कि भाई एक एक समीकरण को उठाओ और इसके 3-3 पॉइंट रखो और फिर इन जो भी 2 सारणी बनती है उनसे हमें क्या करना था, ग्राफ बनाना था। तो सबसे पहले मैं इस समीकरण से मान निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट निकालते हैं। तो पहले पॉइंट में मैं रखता हूँ x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0। मैंने बताया था कि हमेशा यदि मान छोटा है, देखो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो पहला आप हमेशा x 0 रखो और दूसरा y 0 रखो, आगे जाके आसानी होगी। x बराबर 0 रखता हूँ तो x की जगह 0 प्लस वाई बराबर 10, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y की वैल्यू आ गई 10। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, x 0 और y 10। दूसरे पॉइंट रखते हैं, दूसरे में हम रखते हैं y बराबर 0 रख लेते हैं। y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह x प्लस y की जगह 0 बराबर 10। अब की बार क्या हुआ, x बराबर कितना आ गया, 10। तो x बराबर आया 10, y बराबर कितना था, 0। तीसरा पॉइंट रखते हैं, चलिए तीसरा पॉइंट रखते हैं। मैं तीसरा पॉइंट रख लेता हूँ x की जगह 5, x बराबर 5। x बराबर 5 रखूंगा तो x की जगह 5 प्लस y बराबर कितना आया, 10। तो
y बराबर 10, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो y बराबर कितना आया 5। x का हमने 5 रखा था और y का कितना आ गया 5। तो ये हो गए पहले समीकरण के 3 मान, और इनकी एक सारणी भी बना लेते हैं। तो सारणी क्या है, x और y, x 0 रखा, y 10, y 0 रखा, x 10 और ये हो गए 5 और 5। तो ये तो हो गई समीकरण नंबर 1 सॉल्व। अब करते हैं समीकरण नंबर 2 को। इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। तो इस समीकरण में सबसे पहले यही करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह 0 माइनस y बराबर कितना आया 4। तो ये तो 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा माइनस y बराबर 4। तो y कभी माइनस नहीं रखना, हमें मान माइनस का कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को उधर ले जाएंगे, या फिर दोनों साइड क्या करेंगे माइनस से गुणा। तो इसको माइनस से गुणा करते हैं माइनस y, और इधर माइनस 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर का क्या बच गया माइनस 4। तो पहला पॉइंट x का क्या रखा 0, y का कितना है माइनस 4। दूसरा हम क्या करते हैं यहाँ रख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर। अब y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह x माइनस y की जगह 0 बराबर 4। तो ये x में से 0 गया x और बराबर कितना आया 4। तो x का मान 4, y कितना रखा था 0। एक मान और निकालते हैं समीकरण के लिए। तो अगला मान क्या निकाल लेते हैं कि मैं रख लेता हूँ x बराबर 2, कोई भी मान रख लो, छोटी सी समीकरण x बराबर 2 रख लेते हैं। अब यदि x बराबर 2 रखूंगा तो क्या होगा 2 माइनस y बराबर 4, ये 2 है इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस y बराबर 4 माइनस 2, तो माइनस y बराबर कितना आया 2। फिर यहाँ माइनस का y आ गया, तो y को माइनस नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा। तो ये तो हो गया माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो हमारा पॉइंट क्या बना x बराबर 2, y बराबर माइनस 2। अब बना लेते हैं इस समीकरण के लिए सारणी। तो सारणी कैसे बनेगी, सीधी सी सारणी बनानी है, x y, यहाँ x 0 y का माइनस 4, यहाँ y 0 x का प्लस 4, और यहाँ कितना था x 2 और y माइनस 2। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट था उसकी हमने दोनों समीकरणें बनानी, अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद आपको करना क्या है, 3 मान कम से कम निकालने। तो दोनों समीकरणों के लिए हमने 3 मान निकाल के सारणी भी बना ली। अब क्या करेंगे, इन सारणियों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। अब 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसके ग्राफ के लिए मैंने ग्राफ भी बना लिया है, वो दोनों सारणी लिख लिए, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। अब हम ग्राफ में बिंदु अंकित करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, हम पहले बात करते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी फर्स्ट की। तो उसमें है x का 0 और y का 10। तो x मैंने आपको बताया थी, x और y दोनों इस बिंदु के ऊपर 0 होते हैं और इस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। तो देखिए आपको x 0 रख लिया, y कहाँ है 10, तो y प्लस 10, तो y पे प्लस 10 की तरफ जाइए आप, ये रहा हमारा पॉइंट। तो हमारा बिंदु क्या हो गया x 0 और y प्लस का 10। दूसरा पॉइंट है x 10 और y 0, तो y 0 पे जाते हैं इस साइड और x प्लस का 10 इधर है, तो x प्लस का 10 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा x तो प्लस 10 और y इस पे हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं x का 5, x ये रहा 5 और y भी कितना है 5, x और y दोनों कितने कितने हैं 5 5, तो ये रहा x 5 और ये रहा y 5। तो इस बिंदु को क्या कर देते हैं हमें अंकित कि भाई x भी 5 और y भी 5। ये हमारा जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट अंकित कर दिए हमने सारणी फर्स्ट के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को एक स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो मैं इनको ऐसे ही मार्कर से मिला देता हूं। आप इनको स्केल की सहायता से मिलाना तो एकदम सीधी रेखा में आएंगे ये। अब बात करते हैं, और इसके ऊपर लिख भी देना चाहिए कि ये किस समीकरण के लिए है, x प्लस वाई बराबर 10, इस समीकरण की ये रेखा है। अब बात करते हैं सारणी सेकंड की। तो सारणी सेकंड के लिए x 0, पहला पॉइंट है x 0 और y माइनस 4, तो ये यहाँ ले लेते हैं, x का 0 और y का माइनस 4। अब बात करते हैं x 4 और y 0, तो y भी 0 यही होगा और x का प्लस 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो x 2
और y -2, तो x का 2 कहाँ है, ये रहा, और y -2 कहाँ है, ये रहा। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पर, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इनको भी एक सीधी बिंदु से सीधी रेखा में मिला देना है। अब इनको भी एक सीधी रेखा में मिला देते हैं। ये देखिए, अब आप स्केल की सहायता से मिलाओगे तो एकदम सही से आएंगे। अब इसने पूछा था भाई कि ग्राफ तो बन गया, लेकिन इसने पूछा था कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने थे। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, वही बिंदु हमारे लिए लड़के और लड़कियों की संख्या रहेंगे। हमने लड़कियों की संख्या x मानी थी और लड़कों की संख्या y मानी थी, तो x का जो मान होगा वो तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा और y का मान होगा वो लड़कों की संख्या हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं, तो ये बिंदु हमारा लगभग यहाँ काट रहा है, तो ये बिंदु हमें पकड़ना है। तो ये बिंदु नीचे आते हैं, कहाँ आ रहा है 7 पे, और इधर जाते हैं कहाँ आ रहा है 3 पे। तो 7 और 3, x का मान तो कितना है इस बिंदु पे 7 और y का मान कितना है इस बिंदु पे 3। तो x हमने लड़कियां मानी थी, तो लड़कियों की संख्या तो हो गई 7 और लड़कों की संख्या हो गई 3। तो हम क्या लिख देंगे, अतः है लड़कियां 7 तथा लड़के 3 होंगे। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। और इसमें पैमाना भी लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने पहले से लिख दिया है। और पैमाना लिखते कैसे हैं, कल मैंने आपको बताया था कि भाई x एक बड़ा खाना, मतलब कि x पे जो आप मान ले रहे हो उनके बीच का अंतर देखना है। तो 1 2 3 4, तो इनके बीच का अंतर कितना है, कोई भी 2 के बीच का अंतर 1 है। बीच का अंतर कितना है, 2 में से 1 घटाइए 1 बचेगा, 6 में से 5 घटाइए 1 बचेगा। जो बीच का अंतर होता है वही हमें लिखना है और आगे लगा देना है इकाई। तो x के ऊपर x लाइन पे मैंने क्या लिख लिया, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। और y पे देखते हैं, y पे एक बड़ा खाना, तो y पे भी देखते हैं, मैंने वही मान लिया है। यदि आप अलग अलग लेते हो तो अलग अलग मान लो, आपने यहाँ ऐसे लिया होता 2 4 6 8, यदि आप ऐसे लेते इसके ऊपर तो आप यहाँ क्या लिखते 2 इकाई, बल्कि हमने यहाँ क्या लिया है, हमने तो यहाँ 1 2 3 ही लिया है, तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे 1 इकाई। ये था पैमाना लिखना। तो ये था पॉइंट 1 पहले क्वेश्चन का। अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, 5 तो क्या है पेंसिल और 7 क्या है कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। कोई एक बंदा है जो 5 पेंसिल खरीदता है और 7 कलम मतलब कि 7 पेन खरीदता है, तब उनका कुल मूल्य कितना है 50 रुपए। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, यहाँ तो 5 पेंसिल 7 कलम, अब इसका उल्टा कर रहा है अगला कि 7 तो पेंसिल है और 5 कलम मतलब कि पेन है, तब इनका कुल मूल्य कितना है 46 रुपए। अब इनको उल्टा करते ही कुल मूल्य कितना हो गया 46 रुपए। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 को जहां स्टार्ट होता है वहां ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमारा पहला काम है, इस जो स्थितियां दी हुई है 2, उनसे हमें समीकरणें बनानी है, उनको सॉल्व करके और ग्राफ में अंकित करना है। और उसी हिसाब से जिस पॉइंट पे दोनों प्रतिच्छेद करती है वो पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट में हमने माना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए और एक कलम का मूल्य है y रुपए। तो उसने 5 पेंसिल ली थी और एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, प्लस उसने 7 कलम 7 पेन लिए थे, एक पेन का मूल्य हमने माना y और कुल रुपए उसने कितने दिए 50। ये हमारी समीकरण नंबर 1। इसी हिसाब से यदि हम बात करें तो उसने दूसरी कंडीशन के अंदर 7 पेंसिल ली है, तो 7 और एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, प्लस 5 कलम लिए हैं 5 और एक कलम का मूल्य y, तो y और कुल अब की बार रुपए उसके कितने थे 46। अब ये समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
इस समीकरण की। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या रखूँ, समीकरण 1 में x बराबर, देखिए अब आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको ऐसे मैनेज करना है कि जो आने वाला आंसर है वो बट्टे की संख्या में नहीं आए, नहीं पॉइंट में आ जाएगा 4.33, 4.32, है ना, तो फिर ग्राफ में बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ग्राफ बनाना, लेकिन 10th लेवल पे आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों, हम यही सीख लेते हैं, आगे जाके भी काम आएगा और उससे दिमाग की कसरत भी होगी। देखो क्या करना है, मैं यहाँ क्या वैल्यू रखूँ x की कि y का मान है वो पूरा पूरा आए, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ x बराबर 3। क्या रखूँ, यदि मैं x बराबर 3 रखूँ तो देखो 3 5 से गुणा होगा 15, 15 इधर आगे 50 में से घटेंगे कितना बचेगा 35, और 35 है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ रख लेते हैं x बराबर 3, x बराबर 0 इसलिए नहीं रख रहा कि 7 का भाग नहीं जा रहा 50 में, इसलिए मैंने x बराबर 0 नहीं रखा, 7 का भाग 50 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने x बराबर क्या रखा 3। अब x बराबर 3 रखने पर तो x की जगह मैं रख लेता हूँ 3 प्लस 7y बराबर कितना है 50, तो 5 3 कितना होगा 15 प्लस 7y बराबर कितना हुआ 50, तो 7y इधर 50, ये 15 इधर आएंगे माइनस का, तो 7y बराबर कितना बचा 35। अब हमें तो y चाहिए, तो 7 इसके गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या आया 35/7, और 7 को 35 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो वैल्यू क्या आई, हमने x रखा 3 और y आया 7। हो गया। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, चलिए अगला क्या रखते हैं, अगला ही मैं रख लेता हूँ y बराबर 0। y बराबर 0 रखूँगा तो होगा, देखो y बराबर 0 रखते हैं तो 5x प्लस 7 0 और बराबर कितना है 50, तो ये तो हो गया 0, तो 5x बराबर कितना बचेगा 50, तो x बराबर 50/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई पूरी पूरी 10, तो x 10 आया, y कितना रखा था हमने 0। एक पॉइंट और करते हैं, x का मान रखते हैं, चलिए x का मान रखते हैं -4, x का मान हम क्या रखें -4 रख लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, x का मान हमने रखा -4 प्लस 7y बराबर कितना आया 50। अब प्लस और माइनस, 5 को 4 से किया 20 और प्लस माइनस माइनस, और प्लस 7y बराबर कितना आ गया 50। अब 7y बराबर 50, ये 20 इधर माइनस का इधर आके प्लस का 20, तो 7y बराबर कितना आया 70। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए, तो 70/7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10। ये हो गया हमारा मान, तो 3 बिंदु निकल गए इस समीकरण के लिए। चलिए अब हम निकालते हैं इस समीकरण के लिए, x की वैल्यू रखते हैं, तो x की 0 रखने पे तो देखिए x 0 रखूंगा तो 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो x 0 नहीं रखना, y 0 रखेंगे तो भी 7 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो y और x दोनों 0 नहीं रखने। अब कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जो इसमें से घटने के बाद पूरी पूरी आए। देखिए x बराबर हम सबसे पहले 8 रखने की कोशिश करते हैं, 8, x बराबर 8 रखने पर तो क्या होगा 7 × 8 प्लस 5y बराबर कितना होगा 46, तो 8 संख्या कितना होगा 56 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 56, तो 5y बराबर क्या बचा 46 में से -56, तो माइनस का क्या बच गया 10, तो y बराबर कितना आ गया -10/5, तो y बराबर हमारे पास आ गया -2। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ 8 और -2। अब यदि तीसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में y की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, तो y की क्या वैल्यू रखें भाई इसके अंदर, तो y की वैल्यू हम रख लेते हैं 5, y बराबर रखते हैं, चलिए 5 रख के देखते हैं, तो y बराबर 5 रखेंगे तो 7x प्लस 5y की जगह कितना रखना है हमें +5 और बराबर 46, तो कितना होगा 7x प्लस 5 × 5 25 बराबर 46। देखिए 7x बराबर 46, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 7x बराबर कितना बचा 46 में से 25 गए, देखिए 6 में से 5 1 और 2 21, अब x बराबर कितना आएगा 21/7,
x बराबर आ गया 3। तो x 3 कब आया, y हमने कितना रखा था 5, y हमने रखा था 5। देखिए अगला एक और पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, एक और x या y का किसी का भी मान रख लेते हैं। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ कि भाई 46 है, तो मैं इनको x का मान माइनस में रखूँगा तो इधर आके प्लस और 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी कोई संख्या लेते हैं। इनको 50 बनाने की कोशिश करते हैं तो 50 बन नहीं रहा, 60 बन जाएगा। हाँ, तो x बराबर हम रख लेते हैं -2। x बराबर क्या रख लेते हैं -2। देखो x बराबर मैंने रखा -2 प्लस 5 y बराबर कितना है 46। तो 7 को -2 से किया माइनस का 14 और प्लस 5 का y बराबर 46। तो 5y बराबर कितना आया 46, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 5y बराबर कितना आया 46 प्लस 14 60। तो y बराबर कितना आ जाएगा 60/5। हो तो y के अंदर 60 में 5 का भाग कितनी बार बचता है 12 × 60 12 बार। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया x -2 और y 12 प्लस का, ये आ गया हमारा पॉइंट। अब हम दोनों के लिए सारणी बना लेते हैं। देखो दोनों की सारणी बनाई तो क्या बनेगी, इसमें क्या है 3 और सॉरी यहाँ पहले x y लिखते हैं, x और y 3 और 7, इसमें क्या है 10 और 0, इसमें क्या है -4 और 10। दूसरे वाले पॉइंट की सारणी बनाते हैं, x और y, यहाँ क्या है 8 रखा x का, तो y का कितना आया था -2, x का हमने 3 तो y 5 था और x -2 तो y 12 था। ये दोनों सारणी बन चुकी है। अब हम इन दोनों सारणियों की सहायता से जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। इस दूसरे पॉइंट की सारणी मैंने लिख ली है, दोनों ग्राफ बना लिया है, x डैश y डैश, ये पैमाना लिख लिया है। अब इनको x डैश y डैश कैसे बोलते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये भी मैंने ऐसे क्यों लिया है, ये सभी मैंने प्रश्नावली 3.1 में अच्छे से समझाया है, इसलिए वो वीडियो भी काफ़ी लंबा था, तो वो वीडियो जरूर देख लें, फिर इसके बाद इस वीडियो को दोबारा अच्छे से चेक कर लें, तो 3.2 तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सारणी फर्स्ट की। तो सारणी फर्स्ट में पहला पॉइंट है 3 और 5, x की वैल्यू 3, देखिए x 2 और x 4, तो इनके बीच में क्या होगा x 3 हो जाएगा, यहाँ है x 3, y की वैल्यू कितनी है 5, तो y 4 और y 6, इनके बीच में क्या हो जाएगा y 5, तो ये x से यहाँ गया, y से यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अगले पॉइंट की बात करें तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10, तो y 0 कहाँ होता है, यहाँ इस पॉइंट पे सब 0 होते हैं, x भी 0 और y भी 0, तो इस पॉइंट पे y तो 0 है और x 10 प्लस का कहाँ है, ये रहा, तो ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा x तो 10 और y का 0। अगला पॉइंट है x -4, तो x माइनस का कहाँ होता है, यहाँ ये रहा, और y है प्लस का 10, तो y प्लस का 10 यहाँ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा x -4 और y का 10 हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाना होता है, तो मैं इनको ऐसे ही मिला देता हूं। अब देखिए इस पे यहाँ लिखना भी होता है कि भाई किस समीकरण का है ये, तो हमने कौन सी समीकरण पहले बनाई थी, जो पहले समीकरण थी 5x था, 5x प्लस 7y बराबर कितना था 50। इस समीकरण के लिए ये लाइन हमने खींच ली। अब देखिए दूसरी सारणी की बात करते हैं, सारणी की इसकी, तो x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है -2, x प्लस 8 ये है और y -2 कहाँ है, ये है, तो ये जो बिंदु आएगा यहाँ x -2 और y प्लस, सॉरी ये गलत हो गया, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया। अब यदि ग्राफ के अंदर कोई ऐसी नौबत आ जाए कभी कि इसी पॉइंट के ऊपर दूसरा बनाना है, तो कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, और दोबारा 3 और 5 लिख दो, मतलब इस पॉइंट के ऊपर कितने बिंदु है 3, एक बार तो ये और एक बार ये। अगला है x -2, तो x -2 कहाँ है, ये रहा, और y +12, तो और y +12 कहाँ है,
y प्लस 12 ये रहा, तो x माइनस 2 और y इधर लिख देते हैं इस 12 को, तो x तो माइनस 2 ये रहा और y प्लस 12 ये रहा, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ, जहाँ x का तो माइनस 2 और y प्लस का 12। अब यदि हम इनको देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, देखो a, इस लाइन वाले को दे देता हूँ b और c। अब इनकी बात करेंगे तो इसको यहाँ दे देते हैं d, यहाँ पे 2 बिंदु है तो एक ही हो जाएगा d e और एक हो जाएगा f, और इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन तीनों बिंदुओं को भी हमने रेखा की सहायता से मिला दिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ किस समीकरण के लिए थे, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब हमें वैल्यू निकालनी थी कि भाई एक पेंसिल और एक कलम की वैल्यू कितनी है, तो हमें देखना ये दोनों बिंदु ये दोनों रेखाएं किस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काट रही है। तो ये दोनों रेखाएं इस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है। तो ये जो बिंदु होगा 3 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इस बिंदु के ऊपर देखते हैं हम x की कितनी वैल्यू है। इस बिंदु के ऊपर x की वैल्यू है भाई 5, सॉरी x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू कितनी रहेगी 3। और यदि मैं इस बिंदु पे बात करूं y पे, तो y के ऊपर वैल्यू कितनी है 5। तो हमने x किसको मानना था, पेंसिल को x मानना था, तो पेंसिल का मूल्य तो हो गया 3 रुपए, और हमने कलम को क्या माना था y, तो कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपए। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा कलम का मूल्य 5 रुपए होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जो साधारण 3.1 के आधार पर था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4। बाकी के क्वेश्चनों के अंदर हमें एक सारणी बनानी है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, इन 3 कंडीशन की सारणी बनेगी। तो वो पहले मैं सारणी बना लेता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि ग्राफ के बारे में या रेखाओं के बारे में वो सारणी क्या स्पष्ट करती है। तो अब आपको मैं एक टेबल बता रहा हूं। ये टेबल यदि आपको आती है तो आगे के क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए टेबल क्या है। टेबल है रेखिक समीकरण युग्म, कि भाई हमने 2-2 समीकरणें लेके भी ग्राफीय विधि पढ़ी है, उन समीकरणों में संबंध क्या हो, यदि किसी हिसाब का हमें पहले से ही पता चल सकता है, इस टेबल की सहायता से हम समीकरण को देख के पता लगा सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। चलिए कैसे। रेखिक समीकरण युग्मों की प्रकृति, ये क्या बोल रहा है, रेखिक समीकरण युग्मों की प्रकृति एवं गुणांकों में संबंध। इसके लिए क्या है, माना रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। देखिए मानक रूप कैसे, जैसे हम मान लेते हैं कि माना रेखिक कोई समीकरण है, जैसे एक रेखिक समीकरण होती है वो ऐसे ही तो पढ़ी होगी, 3x प्लस 5y बराबर 6 हो गई। तो x y और ये 3 ये 5 ये 6, तो इसने क्या मानना है कि मानना कोई रेखिक समीकरण है ax, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ax प्लस by बराबर 6। अब यदि इस रूप में रखते हैं, देखिए वैल्यू निकालिए, x के गुणा में a है, इधर 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3। इधर देखिए y के गुणा में b है और इधर 5 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5, और c खुद एक राशि है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब यदि मैं बात करूं ABC पहचानने की, चलिए यहां देख लेते हैं कि भाई हमारा मानक समीकरण है a1x b1y और c1 बराबर 0। ये एक मानक समीकरण ऐसी होती है, सिर्फ a1 क्यों लगाया, यहाँ 2 क्यों लगाया, क्योंकि हम मानते हैं पहले समीकरण है ये, तो a1 b1 और c1। ये दूसरी समीकरण है, इसलिए इसको a2 b2 और c2 लगा दिया। ठीक है। अब इसके गुणांकों में संबंध, इसके गुणांक क्या होते हैं भाई, समीकरण के गुणांक क्या होते हैं, तो वो देखो नीचे बताता हूं मैं, कि जैसे 3x प्लस 5y बराबर 6 है, और समीकरण है ax प्लस by बराबर c। अब गुणांक क्या होते हैं, x के गुणा में यहाँ क्या है 3, और यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ x के गुणा में a और यहाँ x के गुणा में 3। तो इस समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या हुआ 3, मतलब a बराबर कितना 3। y के गुणांक की बात करें तो यहाँ y के गुणा में b
वहाँ y की गुणा में क्या है 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5, और c अलग ही रहता है, यहाँ c और यहाँ c और यहाँ 6, तो c की वैल्यू कितनी होगी 6। ऐसे हम गुणांकों को भी पहचान सकते हैं। अब संबंध देखो, अब संबंध क्या होगा कि यदि हम इनको देखते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इनको लिख लेते हैं। फिर हम ऐसे लिखते हैं a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, उदाहरण आगे लिखे हुए हैं, समझाऊंगा मैं, पहले यहाँ समझो। यदि आपने a1 b1 c1 लिख लिया और a2 b2 c2 लिख लिया, फिर आप ऐसे लिखिए a1 के बट्टे में a2 को लिख लिए, b1 के बट्टे में b2 को लिखिए। और यदि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो आप पहले से बता सकते हो कि प्रकृति कैसी होगी, जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। वो दोनों रेखाएं कैसे बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब आपका जो, यदि मैं ग्राफ की बात करूं, ऐसे वो ग्राफ है, यदि हम ऐसे ग्राफ बनाएं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे इसको काटते हुए जाएगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेगी यदि ये कंडीशन है a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2। अब यदि हल की बात करें, अब यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो युग्मों की प्रकृति होगी संगत। युग्म कैसे होंगे, संगत युग्म। आपको यह भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में पूछेगा कि भाई आप इस समीकरणों को देखकर बताओ कि उनकी प्रकृति कैसी है, तब तो हम बता देंगे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, यह तो होती है इनकी प्रकृति। अब युग्म की प्रकृति की बात करें तो यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका युग्म होगा संगत। क्वेश्चन वाला पूछेगा कि संगत है या असंगत, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये संबंध है तो बोलेंगे युग्म संगत है। और हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है कि ये दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कितने बिंदु पे काट रही है, एक बिंदु पे, एक बिंदु पे काट रही है। मतलब सिर्फ इसका कितना हल है, एक हल। सिर्फ कितना हल है, एक हल। और जब अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है अद्वितीय, इस जैसा दूसरा कोई नहीं हो। अद्वितीय क्या होता है, कोई चीज मैं बोल दूं कि भाई इस दुनिया के अंदर वो आदमी अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है उस आदमी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब वो अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो अकेला है। और अकेला हल, अद्वितीय हल मतलब अकेला हल। और अकेला हल हमने समझ लिया कि भाई जब प्रतिच्छेद करती है एक रेखाएं, एक दूसरे को काटती है रेखाएं, तो कितने बिंदु पे काटेगी, एक बिंदु पे, तो हल कितना होगा, एक। इसलिए इसको क्या बोल दिया, अद्वितीय हल। जैसे उदाहरण देखिए, समीकरण है 5x + 3y = 9, 4x + 6y = 7। तो हम देखिए गुणांक लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 बट्टा a2 क्या लिखना था, a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है 5/4, मैं लिख लेता हूं 5/4। फिर लिखना था b1 बट्टा b2, तो 3/6, मैं लिख लेता हूं 3/6। क्या इन्हें काटने के बाद भी ये बराबर है, देखिए ये कट रहा है, 3/6 है, मैं इसको काट सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 1/2। काटिए। अब ये दोनों बराबर है क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये तो बराबर नहीं है। और यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो इन समीकरणों का जो ग्राफ बनेगा वो आप बना के देख लेना, हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो इस हिसाब की प्रकृति मिल गई। तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, युग्म कैसा होगा, संगत, और हल कैसा होगा, अद्वितीय। अब बात करते हैं दूसरे की। फिर यदि हम क्या करते हैं, a1 बट्टा a2 कर लेते हैं और b1 बट्टा b2 कर लेते हैं, और ये दोनों आपस में क्या आ जाए, बराबर। ठीक है भाई, बराबर आ गए। अब आप क्या करिए, c1 बट्टा c2 और करिए, c1 बट्टा c2 करेंगे। अब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन बराबर क्या नहीं है, c1 बट्टा c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। और यदि c1 बट्टा c2 इन दोनों के बराबर नहीं होता है, तब रेखाएं कैसी आती है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कल हमने 1-2 ग्राफ बनाए थे। समांतर रेखाएं कैसी होती है कि एक रेखा ऐसी जाती है तो दूसरी उसके एकदम नजदीक से जाएगी, लेकिन एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। आप चाहे कितना भी ऊपर आगे बढ़ाओ, चाहे इधर नीचे की साइड में कितना भी आगे बढ़ा दो, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी।
हमेशा यदि मानिए इनके बीच में बराबर दूरी इतनी है तो आप कितनी भी आगे ले जाइए बराबर दूरी इतनी रहेगी। यदि मानिए आप कहीं पर भी ले जाइए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो वो कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं। अब यदि रेखाएं समांतर है तो उनका युग्म कैसा होगा? असंगत। एग्जाम्पल में भी मिलेगा, हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मिलेगा कि भाई a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन क्या बराबर नहीं है? c1/c2 बराबर नहीं है। तब हम बोलेंगे भाई रेखाएं की प्रकृति कैसी होगी? तो हम बोल दें रेखाएं होगी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये देखिए एक दूसरे को काट रही है और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। और युग्म कैसा होगा? हम युग्म बोल देंगे भाई युग्म होगा इसका असंगत। अब भाई हल कैसा होता है? तो कोई हल नहीं भाई। जब यहाँ एक दूसरे को एक बार काट रही थी तो हल हुआ था एक या फिर अद्वितीय। अब ये एक दूसरे को काट ही नहीं रही है तो हल होने का तो मतलब ही नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कैसे? उदाहरण देखिए, जैसे है 3x + 5y बराबर तो 4 और 6x + 10y बराबर 5। देखिए मैंने लिख लिया 3x/6, 5x/10, 4/5। आप बोलोगे सर ये दोनों आपने बराबर कैसे किए? ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर है। ये बराबर कैसे है? 3/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ। 3 दूनी 6 होता है तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2। इसकी बात करूँ तो 5/6 को 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। हो गए ना बराबर। पहले बराबर नहीं थे लेकिन काटने के बाद भी बराबर हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। आपको पहले एक दूसरे को काट के देखना है। फिर देखिए 4/5 की बात करें, ये तो बराबर नहीं है, तो कैसी कंडीशन हुई? a1/a2 बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर कौन नहीं है? c1/c2 क्या नहीं है? बराबर नहीं है। और यदि c1/c2 बराबर नहीं है तब क्या होगा कि समांतर रेखाएं, युग्म असंगत, कोई हल नहीं। ये हमारा उदाहरण है। अब यदि मैं बात करूं, देखो इस हिसाब से और लिख लेते हैं इनको ताकि ये मिले नहीं आपस में। अब देखिए, अब बात करते हैं तीसरे की कि भाई a1/a2 बराबर आ गया, b1/b2 भी बराबर आ गया और c1/c2 भी बराबर आ गया। यदि तीनों ही आपस में बराबर है तब क्या होगा? दोनों रेखाएं समपाती होगी। अब समपाती रेखाएं क्या होती है? देखो समपाती रेखाएं कल हमने ग्राफ बनाया था, आपको याद हो तो, कि जब एक रेखा गई तो हमने 3 बिंदु दिखाए थे, 1 2 हो गए। फिर हमने दूसरी रेखा का ग्राफ बनाया तो वो भी इसी के ऊपर से जा रही थी। फिर मैंने बोला था कि भाई इस बिंदु के ऊपर आप क्या करिए? हल मत कीजिए, इसी के ऊपर 2 बिंदु और दिखा दीजिए। तो जब ये कंडीशन होती है तो समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं क्या होती है? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा जाती है। जैसे ये कोई ग्राफ है, एक रेखा इधर से जा रही है तो दूसरी भी इसके ऊपर से। समपाती रेखाएं। अब रेखाएं समपाती होती है तो हल कैसा होगा? यदि रेखाएं समपाती है तो हल होगा अनंत हल। अनंत हल कैसे? कि भाई इस बिंदु पे आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, दोनों रेखाएं प्रत्येक बिंदु के ऊपर मिल रही है, प्रत्येक बिंदु के ऊपर दोनों रेखाएं आपस में मिल रही है। देखिए दोबारा देखिए एक बार, प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल था तो सिर्फ एक बार मिल रही थी। समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं तो समांतर रेखाएं दो एक जैसे ऐसे जाती है, कभी एक दूसरे को टच नहीं करती तो हल होगा ही नहीं। संपत्ति रेखाएं अनंत हल मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही है तो अनंत बार एक दूसरे को टच करती है, तो इसके हल कितना हो गया? अनंत हल। कैसे? उदाहरण देखिए, 6x - 2y बराबर 4 और 3x - y बराबर 2। मैं बोलूंगा भाई देखो 6/3, 2/1 और 4/2। आप बोलोगे सर कहाँ बराबर है? देखिए 3 को 6 से काट सकते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं इनको? 2/1। यहाँ देखिए 4/2 को भी हम काट सकते हैं तो क्या लिख देंगे? 2/1। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं और यदि ये कंडीशन होती है तब क्या होता है? रेखाएं आपस में समपाती, अनंत हल। अब यदि युग्म की बात करें, युग्म नहीं लिखा, ये भी जरूरी है, तो मैं क्या लिखूंगा? युग्म संगत। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए।
अच्छे से, और मेरे हिसाब से एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल से मैंने आपको समझा दिया है। अच्छे से हिंदी लैंग्वेज भी लिख दी है, उदाहरण भी दे के समझा दिए हैं। हो सकता है किताब में उदाहरण ना मिले, लेकिन और बाकी जब क्वेश्चन करेंगे इसके तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादा नहीं तो 1 नंबर का क्वेश्चन यही आ सकता है कि 2 समीकरण दे देगा अगला और पूछ लेगा कि समीकरण की प्रकृति बताओ और हल बताओ। तो हमें ये करके देखना है, और हम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर है, समपाती हैं, क्या है वो हम देख लेंगे। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो हल अद्वितीय, समांतर होगी तो कोई हल नहीं, और समपाती रेखाएं होंगी तो अनंतल, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये थी टेबल। अब इस पे आधारित हम आज 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन ही और करेंगे, उसके बाद का जो पोर्शन है 3.2 का, उसका पूरा एक वीडियो बना के और कर लेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, पहला दूसरा और क्वेश्चन करते हैं पहले इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर रेखाएं हैं अथवा समपाती रेखाएं हैं। ये हमें इसको बताना है। तो वही काम हमें a1 b1, अब सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो आप सबसे पहले इन समीकरणों में पहचान लीजिए, a1 कितना है 5, b1 कितना है -4 और c1 कितना है +8। आपको इनको चिन्ह के साथ ले लेना, ठीक है। इसमें बात करेंगे a2 7, b2 6 और c2 कितना है -9। अब हमें क्या करना है, a1/a2, b1/b2, b1/b2 और c1/c2। तो मैं सबसे पहले करता हूं a1/a2 करना है हमें, b1/b2 और c1/c2। अब ये करके देखना है क्या कंडीशन आती है। देखिए 5/7 बराबर -4/6 और बराबर 8/-9। देखिए तो हमें क्या देखना है कि ये दोनों बराबर है या क्या है। देखिए पहली कंडीशन हो रही है कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब पहले दोनों बराबर नहीं होते हैं तो अभी हमने देखो साइड में आप देख सकते हो सारणी कि a1/a2 जब बराबर नहीं हो b1/b2 के तो हमें तीसरे को देखने से मतलब ही नहीं। और जब ये कंडीशन आ जाती है तब हम क्या बोलेंगे कि रेखाएं बताओ प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या समपाती। देखिए सारणी के अंदर कि जब रेख a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्यों होगी कि भाई a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2, तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया इसका आंसर कि भाई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद होगी या प्रतिच्छेद एक दूसरे को करेगी। चलिए तीसरे पॉइंट की बात, दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। तो इसमें आप छांट लीजिए जल्दी सी, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर बात करें 12। इधर देखिए a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब हम पहले ये करके देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई a1/a2 b1 तो 9/18 बराबर है 3/6 और बराबर है 12/24। बताओ बराबर है क्या। हाँ ये बराबर है। कैसे, देखिए इनको काटिए, 9 2, ये हो गया 1/2, ये भी 1/2 और 12 2 24, ये भी 1/2। तो जब ये तीनों बराबर हैं तब सारणी में देखो क्या होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और c1/c2 तो रेखाएं क्या होगी, समपाती। तो हम लिख देंगे रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी। समपाती होगी क्योंकि, अब रेखाएं समपाती क्यों होगी, क्योंकि भाई यहाँ क्या कौन सी कंडीशन बन रही है, a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2 के। चलिए अगले की बात करते हैं। अगले में पहले a बराबर क्या है, a1 बराबर है 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर +10। अब बात करते हैं a2 की, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1।
जब गुणांक कोई भी नहीं हो, y के गुणा में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 पक्का होगा, तो माइनस वाई था तो माइनस का 1 लिख दिया हमने। यदि C1 की बात करूँ तो C1 क्या होगा +9। अब चलिए लिखते हैं कि भाई 6/2 बराबर -3/-1 और बराबर 10/9। तो आप बोलोगे सर ये तो तीनों ही बराबर नहीं है ये तीनों बराबर, 2 बराबर है। देखो इसको काट सकते हो आप 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/1। यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 3/1 और बराबर 10/9। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर क्या नहीं हो c1/c2, सारणी में देखिए कंडीशन नंबर 2, तब क्या होगा रेखाएं समांतर होगी। तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर होगी। क्योंकि रेखाएं समांतर क्यों होगी, कौन सी कंडीशन बन रही है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर क्या नहीं है c1/c2, ये कंडीशन बन रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी आधार पे और इसी सारणी के बेस पे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसी हिसाब का क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ये हमने पढ़ रखा है कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। और आपको साइड में मैं सारणी भी दिखा रहा हूं कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब संगत होता है, और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तब असंगत होता है, और जब रेखाएं संपाती होती है एक दूसरे के तब भी युग्म संगत होता है। चलिए देखिए अब हम तुलना करते हैं और इनका सीधा मैं आपको लिख के बता देता हूं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 क्या होगा। देखिए सीधा मैं a1/a2 b1/b2 सीधा कर रहा हूं कि मैं करूंगा 3/2 बराबर 2/-3 और बराबर 5/7। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या ये बराबर है। आप बोलोगे सर यही दोनों बराबर नहीं है और यही बराबर नहीं है, तो तीसरे को तो देखना ही नहीं है। और तब क्या होगा रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो हम क्या लिखेंगे अतः युग्म संगत है क्योंकि यहाँ a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2, क्योंकि यहाँ a1/b2 बराबर b1/b2 है। अब देखिए अगला करते हैं। अगले में क्या लिखेंगे 2/4 बराबर -3/6 माइनस का और बराबर 8/9। देखिए बराबर दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे नहीं सर ये भी बराबर नहीं है ये बराबर। देखिए कैसे 4/2 को काट दीजिए, क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 6 कट गया 2 बार, बराबर कितना है 1/2 और बराबर क्या है 8/9। तो ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे अतः युग्म असंगत है। युग्म असंगत क्यों है, क्योंकि यहाँ a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन क्या बराबर नहीं है c1/c2 है। अगर ये कंडीशन है तो युग्म असंगत होगा और रेखाएं कैसी होगी समांतर रेखाएं। आप सारणी में भी देख सकते हो और आपको याद भी हो गया होगा अब तो। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा देखिए थोड़ा बट्टे में आ गया इसीलिए इंपॉर्टेंट है और कोई ज़्यादा है नहीं, एकदम वही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे इसको करते हैं। देखिए पहले लिखेंगे 3/2, फिर इसके बट्टे में आएगा 9। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप देखो। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं बराबर 5/3, इसके बट्टे में आ गया -10 बराबर कितना है 7/14। अब बोलोगे सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ। पहले हम क्या करते हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये संख्याएं कैसे सोल्व होगी, ऊपर तो है भिन्न, ऊपर बट्टे की संख्या और नीचे सिंगल संख्या है, तो हम क्या करेंगे इसको भी 1 मान लेंगे। अब यदि हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो आपने ऐसे सीखा होगा 3/2
बट्टा 9 बट्टा हो। कैसे सॉल्व होगा कि ऊपर की संख्या तो सेम टू सेम, ऊपर की संख्या तो है वैसा का वैसा रखना है और नीचे वाली संख्या को उल्टा कर देना है कि 1 बट्टा 9। अब इसको हल करो, 3 बट्टा 9 दूनी 18, तो ये क्या होगा 3 बट्टे 18। इसी हिसाब से इसको हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी 5 बट्टे माइनस का 30। अगली की बात करें तो अगली क्या होगी 7 बट्टे 14। देखो ये कट रहा है, क्या कट रहा है, ये किससे कट रहा है 6 से, और ये भी किससे कट रहा है 6 से। तो ये कंडीशन कैसे बनी 1 बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा माइनस 6 और बराबर 7 बट्टा 14। अब देखो ये तो 1 बट्टा 6 है और ये भी 1 बट्टा 6 है, लेकिन ये किसका है माइनस का है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 तो कौन सी कंडीशन होती है युग्म संगत, और रेखाएं कैसी होगी प्रतिच्छेदी। तो हम लिख देंगे अतः युग्म संगत, संगत है, युग्म संगत है। क्योंकि युग्म संगत क्यों है, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। चलिए तीसरा और करते हैं, सॉरी तीसरा कर लिया, चौथा। अब चौथा नहीं, मैं सीधा पांचवा करवा रहा हूं। चौथा क्यों नहीं करवाया, क्योंकि चौथा एकदम से इजी है, आपको खुद करना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि युग्म संगत होगा या असंगत होगा, रेखा प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती कैसी होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और वैसे आपका एक टेस्ट टाइप भी हो जाएगा कि आपको ये टेबल समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगला करते हैं, पांचवा मैं करवा देता हूँ। तो पांचवें में क्या करूँगा, 4 बट्टा 3 और इसके नीचे 2 बराबर क्या आएगा 2 बट्टा 3 और बराबर क्या आएगा 8 बट्टा 12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं उसी हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे 4 बट्टा 3, इसके नीचे 1 और नीचे वाला उल्टा। अब इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4 बट्टा 3 गुणा 1 बट्टा 2 तो 4 बट्टा 6। तो ये तो हो जाएगा 4 बट्टा 6, ये है 2 बट्टे 3 और ये है 8 बट्टे 12। अब देखिए ये सब कट रहे हैं, इसको 2 से काटिए 2 3, इसको 4 से काटिए 2 3, तो ये क्या हो रहा है 2 बट्टा 3 बराबर आ रहा है 2 बट्टा 3 और बराबर आ रहा है 2 बट्टा 3। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि तीनों ही बराबर हो तब क्या होता है युग्म संगत, क्योंकि रेखाएं कैसी होगी संपाती। हम क्या लिख देंगे, अतः युग्म संगत, क्योंकि कंडीशन कौन सी बन रही है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 c2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 के आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और मैंने एकदम जीरो से लेके अब सबको ये सब क्वेश्चंस बताए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और स्कूल ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि किसी और को भी मदद मिल सके, और एक कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। 3.2 का अगला वीडियो है वो कल ही आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।